चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज हम चैप्टर 3 ट्वेल्थ क्लास की बुक, और बुक का नाम क्या है? इंडियन सोसाइटी। क्या बात है यार, इंडियन सोसाइटी का चैप्टर 3 करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 का नाम है सोशल इंस्टीट्यूशंस, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। व्हाट अ चैप्टर, बहुत खुश कर देगा आपको। चैप्टर की शुरुआत में ही मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। चैप्टर को यदि आप ध्यान से पढ़ लें, इसका पहला ही हिस्सा दैट इज द कास्ट। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी, नीट एग्जामिनेशन, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ओबीसी कोटे को कंसीडर करने को लेकर के जजमेंट का एक एक शब्द वाक्य आपको इसी चैप्टर से निकलता हुआ दिखेगा। चैप्टर और किताब बहुत पुरानी है, जजमेंट अभी आई है। आपको समझ आ जाना चाहिए कि उनके ज्ञान का आधार कहाँ रहता है, पहला। दूसरा, उनके, मेरे या किसी या आपके भी शाश्वत ज्ञान क्या है, उसका आधार कहाँ है। जो बात सही है वो तब भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। वाणी, मुख, संचार, प्रचार, प्रसार बदलता रहेगा। सही तब भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। ओके, हमें इसी तरह से आगे बढ़ना है। आज का हमारा चैप्टर है सोशल इंस्टीट्यूशंस, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। चलिए, हमने पिछला चैप्टर जो पढ़ा था वो डेमोग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था, और उस चैप्टर के तहत हमने पॉपुलेशन को पढ़ा था। लेकिन मेरा आपसे प्रश्न है, यदि हम पॉपुलेशन शब्द का जिक्र करें तो पॉपुलेशन क्या है? क्या कुछ ऐसे लोग और उनका ग्रुप जो कि आपस में टोटली सेपरेटेड हैं, किसी भी मैनर में एक दूसरे के साथ एक्वेंटेड नहीं है, उनका आपस में कोई संबंध नहीं है? क्या इन लोगों के समूह को हम पॉपुलेशन कहते हैं? ये ऐसा नहीं है। हमने पिछले लेक्चर के वाया पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को पढ़ा, पॉपुलेशन के अलग अलग डायनामिक्स को अंडरस्टैंड किया। लेकिन यह सत्य कभी भी नहीं है कि पॉपुलेशन कुछ ऐसे लोगों के समूह को ही कह देते हैं जिनके बीच में कोई एक्वेंटेंस नहीं, जो किसी भी वे में एक दूसरे के साथ आइडेंटिफाई नहीं होते और जो टोटली सेपरेटेड हैं। इनके बीच में एक पारस्परिक संबंध होता है। ये सभी के सभी लोग अपने अपने लेवल पर डिस्टिंक्ट तो होते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। या तो ये किसी कम्युनिटी के रूप में जुड़े रहते हैं, या ये किसी न किसी ग्रुप की फॉर्म में जुड़े रहते हैं, और इस कम्युनिटी, इस ग्रुप की फॉर्म में जुड़े रहने की वजह से ही आप इसे समाज कहते हैं, इसे सोसाइटी कहते हैं। ये कम्युनिटीज़ को मेंटेन करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कम्युनिटीज़ अपने आप में ही मेंटेन नहीं होती। कम्युनिटीज़ को मेंटेन करना, उन्हें रेगुलेट करने का काम कौन करता है? सोशल इंस्टीट्यूशंस और सोशल रिलेशनशिप्स। तो पॉपुलेशन के आंकड़ों को पढ़ने के बाद जब हम आगे बढ़ चुके हैं, वो पॉपुलेशन सही मायने में एक समाज के रूप में होती है, और समाज के रूप में उसे रेगुलेट और उसे मेंटेन करने का दायित्व सामाजिक संस्थाओं पे होता है, जिन्हें हम सोशल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उस पॉपुलेशन से कंसर्न्ड उन सोशल इंस्टीट्यूशंस को भी पढ़ें, तभी हम पॉपुलेशन को बेहतर वे में समझ पाएंगे। और उन्हीं सोशल इंस्टीट्यूशंस में से प्रमुख सोशल इंस्टीट्यूशंस भारतीय संदर्भ में या विश्व के किसी भी संदर्भ में बात करें, हम स्पेसिफिकली भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो मेन सोशल इंस्टीट्यूशंस हम यहाँ पर पढ़ने जाएंगे, पहली होगी द कास्ट, दूसरी होगी द ट्राइब, और तीसरी होगी द फैमिली, द किनशिप। हम इन तीन संस्थाओं को बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे, और शुरुआत हम कास्ट से करेंगे। उसका टॉपिक मैंने हेडिंग भी लिखी है, कास्ट एंड द कास्ट सिस्टम। कास्ट प्राचीन समय के, कास्ट कॉलोनियल पीरियड में, कास्ट स्वतंत्रता के बाद। इस संस्था के रूप में, इस सामाजिक संस्था के रूप में हम भारतीय जनसंख्या को समझने का प्रयास करेंगे। ओके? कास्ट के संदर्भ में कुछ चीज़ों को समझिए। देखिए, जब भी हमारे सामने वर्ड कास्ट आता है, हम ये मान के चलते हैं कि ये एक बहुत ही डिस्टिंक्ट फीचर है इंडियन सोसाइटी का। कास्ट का संबंध ही इंडियन सबकॉन्टिनेंट के साथ बहुत यूनिक माना गया है। मैं एक शब्द यूज़ कर सकता हूँ, एक्सक्लूसिव माना गया है। ऐसा कहा गया है कि विश्व भर में ऐसे अरेंजमेंट और सोसाइटीज़ ने भी किए होंगे, लेकिन जो भारतीय संदर्भ में, पर्टिकुलरली इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात होती है, तो कास्ट बहुत यूनिक एलिमेंट है। विश्व में कहीं और ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। रक्त के आधार पर शुद्धता की बात जरूर मिल जाएगी आपको। जैसे पुर्तगाली भाषा की मैं बात करूं तो उसका एक शब्द है कास्टा, और वो जो कास्टा शब्द है, दैट इज द ब्लड प्योरिटी। किसका रक्त शुद्ध है, किसका नहीं? एक्चुअली में द कास्ट वर्ड वहीं से आता है।
कास्टा से। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से ये शब्द सुना और वह शब्द उनसे सुन करके भारत आ गए। भारत आने के बाद जब भारत में ऐसा कोई व्यवस्था देखी तो सीधे सीधे वो वर्ड वहाँ पे फिट कर दिया गया था, ये तो बिल्कुल कास्ट जैसा लग रहा है जैसा कास्ट पुर्तगाली यूज़ करते हैं। लेकिन समझ नहीं पाए थे कि ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है, बट कास्ट शब्द आ गया। उस समय तक भारतीय अधिकतर इसके लिए शब्द यूज़ कर रहे थे प्रिया, जाति। जाति जाति वर्ण से भिन्न होती है, ये मैं अभी सिद्ध करूँगा। तो जाति, लेकिन फिर अचानक से एक ट्रेंड आया कि जाति शब्द को कास्ट ने ही रिप्लेस कर दिया और कॉलोनियलिज्म का ये प्रभाव भारतीयों पर नज़र आया कि कास्ट होने लगी। बात शुरू नहीं होती है तो शुरू हो जाती है कि लड़की बड़ी खूबसूरत है, आपकी कास्ट क्या है, दैट इज़ ऑल। और वो उस दिन उत्सव मना रहे होते हैं जिस दिन एक दूसरे को पसंद आ गए होते हैं और गलती से कहीं कास्ट मैच कर जाए, कहते क्या बात है, ये तो मैच कर गई। ऊपर से तुम्हारे पापा बिल्डर, मेरे पापा कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अब तो ज़िंदगी बेस्ट है हमारी। ऊपर से कास्ट, ऊपर से ऑक्यूपेशन, ऊपर से सब कुछ, है कि नहीं। समाज लेकिन इसे स्वीकार नहीं करता। ना लड़का अंत में बता पाता ना लड़की की सारा रफड़ कास्ट का है, लेकिन फिर बताया जाता है कुछ समय से तुम काफ़ी एजिटेट होने लगे थे, काफ़ी फ्रस्ट्रेट करने लगे थे, तुम्हारी बदतमीजियों का लेवल बढ़ता जा रहा था। शुरू में ऐसा लगा था तुम काफ़ी ओवरवेलमिंग से इंसान हो, लेकिन धीरे धीरे पता लगा तुम तो डोमिनेट करने वाले बंदे हो, क्योंकि समाज इसे खुल के बोलता नहीं। इसके आधार पर ही सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो रहा है, लेकिन इसके आधार को स्वीकारता नहीं। यह है आज के समय में कास्ट। इसकी बात करनी है हमें, इस कास्ट की। कास्ट के विषय में यह आया कि भाई ये कास्ट कब आई होगी, कैसे आई होगी, जरा इसको ट्रेस करें। इसको लेकर के भी कोई सही आंकड़े प्रस्तुत नहीं होते। असल में कास्ट से जुड़े हुए जितनी भी विधि विधान हैं, जितने भी नियम हैं, रूल रेगुलेशंस, जो कि मेजॉरली कैसे हैं, प्रोहिबिशनरी, वो आपको प्रोहिबिट करते हैं बहुत सी चीज़ों से, उस पे आएंगे हम। लेकिन जितने भी रूल रेगुलेशंस हैं वो मेजॉरली या तो उस समय में समाज में अपनाए गए किसी सिविल कोड से आते हैं, जिन सिविल कोड का बेस भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, या डायरेक्टली रिलीजियस स्क्रिप्चर से आते हैं, ग्रंथों से आते हैं वो रूल रेगुलेशंस। अब वो ग्रंथ पूरे भारत भर में किस रूप में माने गए, सबने माने कि नहीं माने गए, कितना प्रिसाइज्ड एप्लीकेशन था उनका, या किस रूप में माने, पहले ये देखना जरूरी। तो किस रूप में माने, सबने माने कि नहीं माने, जोग्राफिकली किस क्षेत्र में अधिक माने गए, किस क्षेत्र में अधिक नहीं माने गए, इसके रिलेटेड डाटा हमारे पास इनएप्रोप्रिएट है। इसलिए जब आधार ही कास्ट के जो नियम जहाँ से आ रहे हैं उसको लेकर के हमारा डाटा इनएप्रोप्रिएट है, तो इसके समय को लेकर के भी डाटा इनएप्रोप्रिएट रहता है। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि लेटर वैदिक पीरियड की बात करनी चाहिए। क्या बात करनी चाहिए? लेटर वैदिक पीरियड की। ध्यान से समझिए, लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल। क्या था ये उत्तर वैदिक काल? हम इतना तो जानते हैं कि एक मैच्योर फेज इंडस वैली सिविलाइजेशन का, हड़प्पन कल्चर सोसाइटी का, लगभग 2250 BC से ऑलमोस्ट 1850 BC या फिर 1900 BC तक रहा होगा। इसके ख़त्म हो जाने के बाद BC अर्थात बिफोर कॉमन एरा। जैसे अगर मैं ये बात करता हूँ मेघा कि 2000 BC ले लेते हैं हम, तो मतलब 2000 BC से 1000 BC से 0 तक, तो 2000 साल ये, फिर उसके आगे 2022 साल ये वाले कॉमन एरा वाले, तो 4022 साल पहले की बात कर रही हो आप। ठीक है जी, आज से लगभग 4000 पहले या फिर 2000 BC कह लीजिए। इसके बाद फिर 1500 से लेकर के 1000 BC तक का समय हुआ वैदिक काल का, वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड जब अमूमन आप इसे मान सकते हैं कि ऋग्वेद की रचना का काल है ये, और इसलिए इसे ऋग्वैदिक पीरियड भी कह देते हैं। इसी समय को आर्यों से जोड़ करके देखा गया है। भारत में आर्यन एडवेंट का समय भी ये है। आर्य बताएंगे आपको कि आर्य क्या, ठीक
ठीक है, लेकिन ऋग्वेद से समझ लीजिए इसको। फिर इसके बाद, इस समय के बाद, ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल के बाद आता है 1000 से 600 BC तक का लेटर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इस समय में आप रचना देखेंगे अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, या ऐसा कह लीजिए यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर 4 वेद जुड़ जाएंगे और हो जाएंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है जी। इस समय के दौरान ऐसा कहा जाता है कि वर्ण बहुत प्रसिद्ध हुए। तो वर्ण शब्द महत्वपूर्ण शब्द है। वर्ण अर्थात कलर। अब कलर यहां पर आप इस तरह से भी देखते हैं कई लोग, जैसे कि कलर ऑफ द स्किन, या कलर इस हिसाब से भी देखा जाता है कि कार्य के हिसाब से अलग अलग कलर स्पेक्ट्रम, अलग अलग कलर बैंड में आपको रखना। जैसे कि जिनको ट्रैफिक डाइवर्ट करना है उनको पहना दिया ग्रीन कलर का बैज, जिनको रोकना है ट्रैफिक उन्हें रेड कलर का, जिनको रोक करके चलने के लिए ट्रैफिक को इन क्यू लेकर के आना है उन्हें येलो कलर का, ओके। और जिन्हें ट्रैफिक एंटर ही नहीं होने देना उस क्षेत्र में उन्हें पर्पल। 4 वर्ण, ओके, कार्य के हिसाब से। तो वर्ण व्यवस्था नजर आती है भारत में। और इस वर्ण व्यवस्था को आप कैसे देख सकती हैं समरीन? इसे आप ब्राह्मण और उसके आगे यमराज, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था हमें एक नजर आती है। लेटर वैदिक पीरियड की मैंने बात की तो क्या इसके पहले वर्ण व्यवस्था नहीं आती थी? ऋग्वैदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था आ जाती है। लेटर वैदिक काल में इस वर्ण व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन आते हैं। वो परिवर्तन हमें समझने ज़रूरी हैं, क्योंकि उसके बाद वर्ण एक डिफरेंट फॉर्म लेंगे पोस्ट वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक को टोटल जोड़िए तो ये वैदिक हुआ ना। 600 BC के बाद का समय फिर क्या हुआ? पोस्ट वैदिक। ये लेटर वैदिक है बट इसके भी बाद का पोस्ट वैदिक। पोस्ट वैदिक पीरियड जाति व्यवस्था से जुड़ा होगा। जातियों तक पहुंचने के लिए वर्ण समझने होंगे। हम वर्णों की बात कर रहे हैं, तो वर्णों के विषय में ये कहा जाता है कि ये जो समय हुआ करता था लेटर वैदिक पीरियड, इस समय में जो वर्ण हैं ये जन्म के आधार पर हुए, जन्म के आधार पर, बर्थ के बेसिस पर। अभी मैं यह कह रहा हूं कि ऋग्वैदिक समय में हमें वर्ण कार्य के हिसाब से परिभाषित करने थे, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्यूपेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क। लेकिन जैसे समय आगे बढ़ा तो मैं लेटर वैदिक पीरियड में ये कह रहा हूं कि इन्हें जन्म के आधार पर, बर्थ के हिसाब से परिभाषित कर दिया गया। यानी कि इसका अर्थ ये है कि आप जिस भी किसी वर्ण में जन्म ले चुके हैं, आपको वो वर्ण मिल गया। अब आपका कार्य कोई भी हो लेकिन आपको वर्ण मिल चुका। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में कुछ चीज़ें थी, जहाँ ये ऋग्वैदिक के कर्म से लेटर वैदिक के जन्म में बदल रहा था वर्ण व्यवस्था, वहाँ आज भी बहुत फ्लूइडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी थी वर्ण व्यवस्था में। यानी कि जन्म के आधार पर आपको वर्ण तो एलोकेट होता था। आप ब्राह्मण वर्ण में जन्मे तो आगे ब्राह्मण ही हो गए, क्षत्रिय में जन्मे तो क्षत्रिय हो गए, वैश्य में जन्मे तो वैश्य हो गए, शूद्र में जन्मे तो शूद्र हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ये एक्सेप्शन ही नहीं, इवन बहुत ही एस्टेब्लिश्ड नॉर्म जैसा था, एक फ्लेक्सिबल सिस्टम जैसा था कि आपकी वर्ण टू वर्ण मोबिलिटी बनी हुई थी। अगर आप अपनी स्किल्स, अपने मेरिट के बेसिस पर कुछ भी अचीव करते हैं तो आपका वर्ण यू कैन चेंज, यू कैन शिफ्ट टू अनदर वर्ण। ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी हमने लेटर वैदिक पीरियड में देखी है। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में भी ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें एक समय तक नज़र आई। ऐसा पाया जाता है कि फ्लेक्सिबिलिटी 1000 से 800 BC तक थी, जो कि रिजिड होने लगी 700 आते आते,
और जो कि ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज अचीव कर गई रिजिडिटी का 600 BC तक। इसलिए पोस्ट वैदिक पीरियड में फिर सच फ्लेक्सिबिलिटीज वर नॉट अलाउड। तो पोस्ट वैदिक पीरियड में फिर यू कैन नॉट चेंज योर वर्ण। आप यदि शूद्र वर्ण में जन्मे हैं तो जितनी मर्जी शिक्षा ग्रहण कर लें, पहले तो शिक्षा ग्रहण करने पर ही पाबंदियां होंगी। फिर मान लीजिए किन्हीं प्रयासों से आपने ग्रहण कर भी ली किन्हीं प्रयासों से, लेकिन आप क्लेम नहीं कर सकते कि अब आपको ब्राह्मणों की तरह टीचर अपॉइंट कर दिया जाए, पुरोहित अपॉइंट कर दिया जाए, धार्मिक अनुष्ठान कराने के योग्य समझ लिया जाए। तो ना तो प्रीस्ट हो सकते थे, ना आप शिक्षक हो सकते थे, और ना ही आप पुरोहित हो सकते थे किसी राज्य के। इस तरह से यू कैन नॉट मोबिलाइज योर सेल्फ फ्रॉम द लोअर वर्ण टू द हायर वर्ण। तो यहां से क्या समझ में आया कि देयर इज हियरार्की इन द वर्ण। सम वर्णास आर लोअर, सम आर हायर, और आपको उसमें मोबिलिटी अलाउड नहीं है। ऐसा पोस्ट वैदिक पीरियड में रिजिडली स्टैब्लिश हो गया, एकदम स्ट्रांगली एस्टैब्लिश हो गया। तो इस तरह से अगर आप वर्ण की बात करते हैं भारत के स्तर पर, तो वर्ण एक ऑल इंडियन, एक कॉम्प्रिहेंसिव, ऑल एनकम्पासिंग स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन है, एक ब्रॉड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन रीजन टू रीजन, यू कैन कॉल इट ज्योग्राफिकली, जब आप लोकलाइज्ड मैनर में, फिर ये तो ब्रॉड स्कीम हुई, जब आप लोकलाइज्ड मैनर में बात करते हैं, फिर अंडर ईच वर्ण देर आर मैनी जातीज। जातीज को आप कैसे ले सकते हैं? लाइक द स्पीशीज। जातीज आर लाइक स्पीशीज। वर्ण कैसे हुए? जैसे कि बड़ी बड़ी क्लासिफिकेशन, जैसे कि एक क्लासिफिकेशन है दैट इज द वेजिटेशन, एक क्लासिफिकेशन है कि भाई ह्यूमन, और एक क्लासिफिकेशन है भाई एनिमल। बट फर्दर आप चले जाएं, कितनी ही स्पीशीज, चलिए उसको छोड़ दीजिए, आप अगर एनिमल में ही आ जाएं और एनिमल में आप मंकी को ही ले लें, उसकी ही टैक्सोनॉमिकल ऑर्डर को पकड़ लें, तो स्पीशीज कितनी हो जाती हैं। इस तरह से जातियां हुई। जातियां क्या हैं? इट्स अ काइंड ऑफ समथिंग, ओके, कुछ है, उसकी कई सारी हम क्या कहते हैं? प्रजातियां, तो स्पीशीज। तो यहां से शब्द आया जातियां। तो जातियां ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं वर्ण से, जातियां बहुत हैं वर्ण के कंपैरेटिवली, जातियां बहुत ही लोकलाइज्ड हैं वर्ण के कंपैरेटिवली, और जातियों में फिर उपजातियां भी आ जाएंगी। इसलिए हम कहते हैं ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं। आई बात समझ में? ये वर्ण ऑल इंडिया लेवल के हैं और ये लोकल कैरेक्टर। यही कारण है फिर कि वर्ण तो अमूमन वही रहेगा, लेकिन अगर यदि आपकी कोई जाति है तो क्षेत्र परिवर्तन होने से जाति के स्टेटस में हल्का फुल्का अंतर आ सकता है। जैसे वर्ण तो वही रहेगा, और वर्ण के हिसाब से यदि हम देखें तो ब्राह्मण अब वही पंजाब में होगा, वही बिहार में होगा। लेकिन ध्यान से देखिए, पंजाब में जाति है, कौन सी जाति है? एक जाति है जट, एक जाति है जट। पंजाब में उस जाति का स्टेटस देखिए। अगर आप कुंडलियां मैच करने जाएंगे ना ऑनलाइन, तो वहाँ पर आप मैच करिएगा तो उनकी संज्ञा कहाँ आएगी? ये स्पीशीज कहाँ फॉल करेगी? वैश्य में। कहाँ फॉल करेगी? वैश्य में, ओके। और हो सकता है तब कईयों का खून भी उबाले मार जाए, हो सकता है अपना मिला रहे हो जो हरप्रीत सिंह बसरा फलाना फलाना विद अरोड़ा, है ना, और जब मिलाया तो देखा कि वो सेकंड में क्षत्रिय में कंसीडर हो रहे हैं और वैश्य में, तो गुस्सा आ गया, बंद कर दिया कुंडली वाला ऐप। ये क्या चल रहा है? क्योंकि पंजाब है तो वहाँ पर आप ये स्थापित करेंगे भाई धक है, जट्टता टॉप है। लेकिन जैसे ही आप बिहार जाएंगे वहाँ फिर आपको समझ आ जाएगा ब्राह्मण मने ब्राह्मण। तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशंस आर देयर।
जातियों का महत्व क्षेत्र से क्षेत्र में बदलता है। महत्व बदल गया क्षेत्र बदलने के साथ, क्योंकि जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो तो वही चलेगी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाली। जाति जाति का महत्व क्षेत्र क्षेत्र के हिसाब से परिवर्तित भी होता रहता है। जैसे कायस्थ, अच्छा ये कायस्थ ऐसे हैं जो चारों वर्णों में कहीं परिभाषित भी नहीं होते, ये भी मैं आपको बता दूं। ये एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्क्राइब्स है, लिपिकार कह लीजिए, अकाउंटेंट का एक अलग ही ग्रुप। ये कहते हैं भाई हम तो वर्णों से ही अलग है, डिस्टिंक्ट। कहीं कहीं किन्हीं क्षेत्रों में इन्हें ब्राह्मणों के कंटेम्प्रेरी बराबर रख देते हैं और कहीं कहीं पर नहीं भी रखते हैं। देखिए कितना फर्क है। ओके, तो इस तरह से जातियों का जो सिस्टम है वो तो चेंज कर सकता है। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, इन्हें स्टडी करना बहुत मुश्किल। पर वर्ण ब्रॉड है, नेशनल लेवल पे है, ऑल इंडियन स्कीम है ये, एंड इट इज सिंपल, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। प्राचीन समय की एक व्यवस्था है। अच्छा, अब आपसे कोई सवाल पूछे भाई कि जातियां ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कब हुई? जातियां ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुई जैसे जब 2nd सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स बहुत सारे नॉर्थ वेस्ट, द पार्थियंस, द ग्रीक्स, बहुत सारे योद्धा भारत आकर के सेटल हुए। उनके किंगडम्स ने भारत के बहुत से उत्तर भारत के क्षेत्र को अपने अंदर अपना भी लिया। लेकिन समझने वाली बात है, भारतीय भी तो उन्हें अपनाए, उनमें बल है, उनमें सामर्थ्य है, उनमें योग्यता है, उनमें दक्षता है राज्य चलाने की। लेकिन राज्य तो प्रजा से होता है। प्रजा की सभ्यता, संस्कृतियाँ, प्रजा का कल्चर, जब तक प्रजा को अनुमति नहीं देगा कि आप उन्हें अपना राजा माने, तब तक प्रजा नहीं मानेगी। फिर राजा अतिक्रमण से तो शासन नहीं चला सकता, तो फिर उसके लिए राजा को ढलना होगा। अब राजा को ढलने के लिए कैसे ढलाएं? तो राजा को किताब में से किसी एक किताब के पन्ने में अपना नाम दर्ज कराना होगा, क्योंकि इन किताबों के नियमों के तहत ही समाज में एक वर्ण व्यवस्था चलती है, और वर्ण व्यवस्था का आधार इन्हीं धार्मिक किताबों में है। राजा कहीं इस किताब में अगर एंटर हो जाए तो फिर यहीं से निकाल के लोगों को दे देंगे कि लो भाई। इसलिए राजा मेजॉरली इंडिपेंडेंटली सिक्कों पर पूरे आकार में चतुर्भुज 4-4 बाहों के रूप में हिंदू देवी देवताओं की फोटो छपवाने वाले रूलर नॉर्थ वेस्टर्न रूलर ही थे। उन्होंने छपवाया। फिर किसी ने खुद को विष्णु से जोड़ा, नारायण से, किसी ने खुद को शिव से जोड़ा, और फिर नाम बदले, परिवर्तन हुआ और हो गए एंटर जाति सिस्टम के वाया। दैट इज ऑल। तो इस तरह से उनकी एंट्री कराई गई। बहुत से विदेशियों की एंट्री भारत में हुई, वो घुल मिल गए। और ये वर्ण व्यवस्था में तो हो नहीं सकता था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था 4 बदल नहीं सकते। लेकिन उसमें जब हमने सब कैटेगराइजेशन बिगिन किया, जातियों में कहीं डाल सकते हैं, तो जातियों में कहीं ना कहीं डाल दिया। ओके, इसलिए कई लोग जब आज की डेट में आपसे पूछते हैं कि भाई आपकी भाई जाति क्या है, तो आप बता देते हैं कि भाई जाति तो हमारी जट है। फिर वो कहते हैं यार जाति जोति तो सर होती है, गोत्र बताओ अपना, गोत्र बताओ, कहाँ से हो, क्या है। अब बताओ मैं गोत्र मेरा ये है, यमुना पार का गोत्र है, यमुना इधर का है। अब कहते हो यार यमुना पार वाला ये वाला है, यमुना पार में पर्वती है या मैदानी है तुम्हारा? वो कहता है पर्वत वाला है। फिर वो पहुंच जाते हैं आपके पीछे बिल्कुल वैदिक काल तक, लेटर वैदिक काल तक, फिर पहचान लाते, कहते हैं ओरिजिनल स्टॉक का मटेरियल है ये। तो आपका स्टॉक पहचाना जाता है डीप जा करके। देखिए, वर्ण और जाति के इस कंसेप्ट में रुचि का कुछ चीज़ों का जिक्र नहीं हुआ। वो क्या था? ये जो 4 वर्ण थे, इनके बाहर भी तो लोग रहते होंगे। या तो हम उन्हें आउटकास्ट कह सकते हैं, या हम उन्हें फॉरेनर्स कह सकते हैं, या वो स्लेव्स हो सकते हैं, या युद्ध में पकड़े गए युद्ध के बंदी। इनको क्या कहा जाएगा? तो कुछ शब्दों में इन्हें पंचम कह के भी पुकारा। पंचमा। आपको एक कहानी बताते हैं। आपको एक म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर पता होंगे, R.D. बर्मन। उनका नाम पंचम दा भी था। एक तो 5वां सुर, द पंचम सुर, क्योंकि उनका म्यूज़िक ऐसा रहता था तो उन्हें उस वजह से पंचम दा कहा गया।
वो जैसे गाने ये रा 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 रा, तो इस तरह का म्यूज़िक बहुत ही डिफरेंट कैटेगरी। वो जो धूम मचाई है आशा भोसले ने, उनकी वाइफ, वो इन्हीं म्यूज़िक के तहत। ओके, लता मंगेशकर का तो विवाह नहीं हुआ था, तो उन्हें भी कई लोग ये कहते थे कि इसे इस तरह से भी देखिए कि इन्हें एक सोशल ग्रुप से भी जोड़ के देखिए आप, द पंचम, द डिफरेंट, द डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रेगुलर वेव। ओके, तो एक पंचम शब्द है उन लोगों के लिए और जिनमें आ जाते हैं सीधी सीधी भाषा में पूजा, अनटचेबल्स, जिन्हें आज दलित कह के पुकारा जाता है। और पंजाब ने पहले दलित सीएम देखे, सीएम ने खुद बोला, नाम था चरणजीत सिंह चन्नी। कांग्रेस ने बोला, राहुल गांधी ने बोला कि हमने पहला दलित सीएम दिया। उन पंचम की बात हो रही है, ये भी हुआ करते थे। इतनी बात समझ में आई? समय, लेटर वैदिक, वर्ण, जाति, क्षेत्र का प्रभाव, समझ आ रहा है ना? और अभी क्या एक शब्द सुना हमने, पंचम। जब हमने पंचम सुना और तब तक की बातों से आपने ये सुना होगा कि कुछ हायर और लोअर भी है, तो यानी कि जो भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो कोई किसी तरह की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ या मिलिट्री पावर, ये शायद कुछ ही ग्रुप्स को एस्क्राइब्ड थी, यानी कि उन्हीं को मिला करती थी और फिर उन्हीं से उन ग्रुप्स का सोशल स्टेटस तय होता था। सोशल स्टेटस बोला मैंने, हाई और लो तो नहीं बोला। मैं आपसे पूछता हूँ समरीन, जिनके पास ये मटेरियल रिसोर्स ज़्यादा होगा उनका सोशल स्टेटस हाई होगा कि लो होगा? हाई होगा। आपने खुद बताया, जो मिलिट्रीली स्ट्रेंथन्ड होंगे, जो इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन्ड होंगे, उनका सोशल स्टेटस हाई होगा। यानी कि सोसाइटी में एक स्टेटस होता है, यानी कि हमारी एक रैंकिंग होती है। हमारी, मैंने बोला, या अर्थात हम ये मान के ही चल रहे हैं कि हम किसी सोशल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हैं। जैसे आज के लेक्चर में जाति यानी कि कास्ट, हम ना चाहते हुए इस सोशल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हैं और उसी के आधार पर बहुत सारे पहलू निर्भर करते हैं कि एक जनसंख्या के वर्ग के रूप में मेरा सामाजिक स्थान क्या होगा, हाई होगा या लो होगा। तो उसके लिए फिर ये समझना ज़रूरी है कि ये सोशल इंस्टीट्यूशन यानी कि कास्ट हज़ारों वर्षों से अब तक मेंटेन कैसे हुई, किन रूल्स पे हुई और इनके क्राइटेरिया क्या रहते हैं, तो उन्हें समझ लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आपको? चलिए सबसे पहला क्राइटेरिया समझते हैं, फर्स्ट फीचर ऑफ द कास्ट, जो कहाँ पर मेंशन है शिवानी? स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, जिनकी प्रिसीजन का हमें अभी सही से अंदाज़ा नहीं, जिन फीचर्स का एज अ रूल रेगुलेशन पालना देश में हर क्षेत्र में किस रूप में होती थी ये भी अभी स्पष्ट आइडिया नहीं, लेकिन ओवरऑल ये फीचर्स थे वो तो चर्चा कर लें। तो पहला फीचर है शिवानी, बर्थ। शिवानी का सवाल कि सर बर्थ मतलब? शिवानी बर्थ का अर्थ यहाँ पर यह है कि जाति आपको जन्म से ही मिल जाती है। इसके तीन अर्थ होते हैं शिवानी, बताओ कैसे? पहला तो जिस जाति में जन्म हो गया उस जाति से अब बाहर नहीं जा सकते, यानी कि यू कैन नॉट चेंज योर जाति, पहला। दूसरा, आप कहें कि भाई अच्छी बात है, आई कैन लीव माई जाति, यू कैन नॉट लीव द जाति, जाति में ही जन्म होगा, जाति में ही मरण होगा, जाति से बाहर भी नहीं आ सकते। और तीसरा, आपको अवसर नहीं दिया जाएगा जाति चुनने का कि इस जाति या उस जाति या जाति में रहना या जाना। जाति अर्थ जन्म, जन्म अर्थ जाति, जाति माने आपका जाति में रहना। देखिए क्या सिस्टम है, और इस जाति को फिर मैं प्लेस करूंगा कहीं पे, पर आप तो उस जाति में जन्म ले गए। तो ये बर्थ के हिसाब से है। इन चीज़ों से हमने क्या पुख्ता कर लिया रुचिका? इन चीज़ों के हिसाब से सपोज कीजिए कि जाति 1, जाति 2, जाति 3, जाति 4 में बच्चे जन्म लेते जा रहे हैं और इस तरह से
ये बैंड ऑफ जाति यहाँ से शुरू होके यहाँ तक कंटिन्यूअस चले आ रहे हैं। ओके, तो आप यहाँ से शुरू करते हैं और इन्हें यहाँ पे ट्रेस कर लेते हैं। ओके, तो इस जाति बैंड में आज जब यहाँ खड़े हैं आप प्रिया, और उसकी वजह से आपकी कोई ना कोई इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल पोजीशनिंग है, उस सोशल पोजीशनिंग के पीछे के रूट कॉज शायद आपकी जाति बैंड से संबंधित है और फिर उसके जाति बैंड के ओरिजिन, तो फिर तो बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जब आप सारे खड़े हैं तो मैं पढ़ रहा हूँ आपकी गरीबी को, आपके कुपोषण को, जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी को, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को, आपके बीच व्याप्त बेरोज़गारी को और फूड इनसिक्योरिटी को। तो ये तो हुआ हमने डेमोग्राफिक्स में पढ़ा, लेकिन अब हमें जातियों के माध्यम से कुछ और भी तो पढ़ना है कि ये जो आज यहाँ वाले हैं ये यहाँ से शुरू हुए हैं और यहाँ से एज इट इज़ इन रेलगाड़ियों में, इन बैंड में फिक्स करके यहाँ तक कंटिन्यू कराए गए हैं किसी के द्वारा, तो वो नियमों के तहत। और वो बैंड की फिक्स बाउंड्रीज़ का पहला जिम्मा जिस नियम पे था वो नियम था जन्म। ओके जी, इसमें कोई डाउट किसी को? तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अभी शब्द चर्चा हुआ कि शायद कुछ लोग प्रिविलेज थे, कुछ अनप्रिविलेज थे, प्रिविलेजेस कॉन्टिन्यूड रहने चाहिए। ये एक स्टेटमेंट है पर पूरी नहीं, पूरी भी अभी समझ आएगी। दूसरा क्या हो सकता है? एंडोगैमस सिस्टम, दैट इज द मैरिज, द वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ जाति। आपका विवाह आपकी जाति में ही होगा भाई। एंडोगैमी हो सकती है, एक्सोगैमी नहीं। तो एंडोगैमस, इसका अर्थ ये जो एक जाति 1 का बैंड है, इसमें कर लो विवाह, इसमें कर लें विवाह, इसमें कर लें विवाह और इसमें कर लें विवाह। ठीक है जी, इसमें से इसमें मत जाइए, J1 वाले J2 से नहीं, J2 वाले J3 से नहीं, वरना मिक्सचर हो जाएगा। और जैसे ही मिक्सिंग हो जाएगी तो आइडेंटिफिकेशन लॉस्ट होने लगेंगी, जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, एक सोशल इंस्टीट्यूशन एंड हो जाएगा। हो सकता है फिर सोसाइटी का बेस ही इरोड हो जाए, सोसाइटी खत्म हो जाए, हो सकता है। इसलिए एंडोगैमस सिस्टम। लेकिन समय के साथ साथ इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ आई रुचिका। वो क्या फ्लेक्सिबिलिटीज़ आई यहाँ पे काम आ सकती हैं रुचिका? वर्ण व्यवस्था। जाति व्यवस्था वाली एंडोगेमी बहुत रिजिड थी, बट एक स्तर पर फ्लेक्सिबिलिटी आई है। वो कैसे? अब यहाँ पर बात करते हैं बैंड की। बैंड देखिए, ये बैंड ले लिया मैंने, बिग बैंड, द ब्रॉड करेक्ट क्लासिफिकेशन, दिस इज द बैंड ऑफ ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य। और ये जो बैंड ले लिया मैंने J3 J4, दिस इज द बैंड ऑफ शूद्र और दिस इज द दलित आउटकास्ट। ओके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बैंड। ओके, अब इसमें क्या हुआ? जाति वाली रिजिडिटी फ्लेक्सिबल हुई है। किस सेंस में? बहुत हद देखो, गांव में अभी भी नहीं लेकिन शहरों में ब्राह्मण कैन मैरी विद क्षत्रिय और के दो बनिया, खत्री से कर लो, बनिए से कर लो, गुप्ता की शुक्ला से हो जाएगी, चलो चलेगा, बात बन जाएगी। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं। कायस्थों की भी ब्राह्मणों से एक लेवल पर हो ही जाती है विवाह, भारद्वाजों की मित्तलों से भी हो ही जाती है। इसे फिर भी एक एक स्तर पर स्वीकृति दी जाएगी। जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब जाति वाला तो फॉर्मूला फॉलो नहीं हो पा रहा, पर वर्ण वाला देख लेंगे कि वर्ण में ये टॉप 2 वर्ण में ही आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, चलो चल जाता है यार, कोई बात नहीं। काफ़ी प्रिविलेजेस इनको शुरू से ही थे, वेदों का अध्ययन इन्होंने भी किया है और इन्होंने प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया स्टेट को, क्षत्रियों ने, और इन्होंने टीचिंग और डायरेक्शंस प्रोवाइड किया है ब्राह्मणों ने। और उपनयन संस्कार दोनों का ही होता रहा, जनेऊ धारण करने का अधिकार दोनों को ही पास हुआ करता था। इस तरह के नियम देखे कहेंगे चलो ठीक है, तो आप ये तो देख सकते हैं। बट यहाँ पे फिर एक रिजिडिटी आती है कि इंटरकास्ट मैरिज में इंटरवर्ण में मत जाइए, ये फिर ज़्यादा समस्या। इंटरवर्ण में यहाँ पर कौन सा वर्ण? सो कॉल्ड हायर वर्ण, सो कॉल्ड लोअर वर्ण में मिक्स ना हो।
तो यहाँ पर ज़्यादा हंगामा पसरेगा, चारों तरफ बरपेगा कि ये कैसे हो गया। तो ओबीसी कैटेगरी इन इंडिया दैट यू कैन कॉल द शूद्रास, तो इनसे कैसे कर लिया एक ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य ने, या फिर शेड्यूल कास्ट दैट इज दलित, इनसे कैसे कर लिया। तो अमूमन आप बात सुनेंगे, आपके घर वालों को अगर आप बताएंगे, देखो समाज की सच्चाइयों की चर्चा हो रही खुल के, आप बताएंगे कि पापा मुझे वो पसंद है, आपका हिसाब है जेंडर ले लीजिए, कोई भी लड़का है लड़की, वो कहेंगे नहीं 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 लव मैरिज हमारे में नहीं। चलो आपने जिद की, खाना खुना छोड़ा तो करे, मना लिया एक लेवल पे, पापा कह रहे हैं अच्छा कौन है वो, तो आपने कहा कि पापा वो थोड़ा सा जो होता है ना खत्री इस टाइप वही है, या फिर आपने बताया छतरी है, तो उन्होंने कहा चलो नाक नूक चढ़ाया, लेकिन बुआ एंटर करा ली, बुआ ने पापा की भी पेट्रियार्की सिद्ध कर दी कि बड़ी मुश्किल से पापा मनाए हैं हमने, पापा मान नहीं रहे थे, पापा ने खुद ही अपनी वाइफ को कह के बुआ को एंटर कराया कि बुआ आगे मनाए तो मैं मानूँ, तो बुआ ने पापा मना लिए, पापा ही मान गए, वरना पापा नहीं मान रहे थे। लड़की की जिम्मेवारी है कि हमेशा अपने बच्चों को सबको आगे प्रमोट करे, पापा नहीं मानते थे, बुआ ने मनाया, चलो बुआ ने मना लिया। लेकिन जैसे ही बुआ को फ़ोन लगाया, बताया कि जो है वो एक्चुअली वो थोड़ा ऐसी हैं, तो वैसे ही बुआ कहेगी तब तो दिमाग ठीक है तेरा, पापा कभी भी नहीं मानेंगे। ये है समाज में एक सत्य, इसकी आज भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। सोचिए ये कितना रिजिड होगा एक समय में, जब इसका आज कंटेम्प्रेरी वर्जन इतना रिजिड है, ट्रेडिशनली रिजिडिटी का लेवल क्या होगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि शहर हुए, समाज बदला, मॉडर्नाइजेशन हुई तो बदलाव आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं। और यहाँ पर आप कतई ये समझने की गलती मत करिए कि भाई जो अपर वर्ण है वो बहुत अनुकंपा कर रहे हैं लोअर वर्णों पर, ये इस स्टेटस में है कि नहीं हमने नहीं करना। इक्वली द लोअर वर्णास विल नॉट मैरी देयर चिल्ड्रन टू द अपर वर्णास, क्योंकि समय के साथ साथ ये चीज़ें कंसंट्रेट कर गई हैं बहुत, उनके दिमाग दिल पे ये छा चुका है कि हमें हीन भावना से देखते हैं, हमारा अब तक इन्होंने शोषण ही किया है, और इनका ये मानना है कि भाई इनसे तो हम खाना भी साझा नहीं करते। ऐसे शब्द आप सुनते हैं, आई बात समझ में। तो अगला प्रोसेस एंटर होने जा रहा है द फूड शेयरिंग। तो आप जाति के तहत आपको नियम बताए गए हैं, क्या कौन सा भोजन खाना है कौन सा नहीं, पहली ये लिस्ट होती है। तो कुछ शुद्ध शाकाहारी, नाम सुनना भाई, हम तो शुद्ध शाकाहारी, आज तक फर्क नहीं समझ आया शाकाहारी और शुद्ध शाकाहारी कौन होते हैं। फिर दूसरे कहते हैं शाकाहारी हैं बट कोई बात नहीं, हम लोग थोड़े ओपन माइंडेड हैं, सैटरडे फ्राइडे को खा लेते हैं, संडे को भी चिकन चुकन खा लेते हैं, ज़्यादा नहीं, बकरी बुकरी मटन इतना कब, अंदर खाते सब चलता है लुक छुप करके। लेकिन शाकाहारी मांसाहारी तो बातें, उन मांसाहारियों से दोस्ती है तुम्हारी, इन शाकाहारियों से बैठ करके इनके साथ खाना खा रहे थे। तो भोजन का प्रकार जानते हो क्यों बनाया ऐसा, भोजन का प्रकार अर्थात हमारा ऑक्यूपेशन अर्थात कौन पोल्यूटेड वर्क में लगा हुआ है और कौन नॉन पोल्यूटेड वर्क में लगा है, क्योंकि जाति का मुख्य आधार ही प्योरिटी और पॉल्यूशन है। प्योरिटी अर्थात विच इज वेरी क्लोज टू सेक्रेडनेस, पॉल्यूशन अर्थात विच इज वेरी डिस्टेंट फ्रॉम द सेक्रेडनेस, और सेक्रेडनेस अर्थात शुचिता पवित्रता, और डिस्टेंट अर्थात पतीत बनीत। तो आज भी पंजाबी घरों में सुनेंगे कि आप बनीत कदों उठनी सवेरे, मने पतीत कब उठेगा, शुचिता कब प्राप्त होगी, तो सेक्रेड। तो इट इज दैट प्योरिटी इज द रिचुअल प्योरिटी और द पॉल्यूशन इज द रिचुअल पॉल्यूशन। तो हु इज रिचुअलिस्टिकली मोर प्योर, हु इज रिचुअलिस्टिकली मोर पॉल्यूटेड, so because that person is very distant from the sacredness, we cannot allow that person to do pure rituals. So that the question is why you are ritually impure, you are polluted. We are ritually pure, we can do that, we can worship, we can read Vedas, we can practice Vedas, we can learn, we can teach Vedas. Okay, you cannot. एक रिचुअली प्योर और रिचुअली पोल्यूटेड होने की वजह से ही वेदों पर किसी को अधिकार मिला तो नहीं। जिसको वेदों पर अधिकार मिला उसने अनंत प्रकार के भोजन, उनके गुण, उनके लक्षण, उनकी